चलिए अभी कार्बोकैटाइन के बाद नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये कौन सा रहेगा, दैट इज कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन जो होता है, इस कार्ब एनायन को इसके क्या डिफाइन हम कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे कार्बन का वो इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, दैट नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, कार्ब एनायन कहलाता है ना। कार्बन का वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज होता है, वो रहता है कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन की कैरेक्टर्स में क्या बोलेंगे हम, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है, दैट इज 8। ठीक है, कार्बन आयन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इसके वैलेंसी शेल में क्या रहेगा, इट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिस पर नेगेटिव चार्ज है क्या रहेगा, दैट इज sp3। ठीक है, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि यदि कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, दिस आल्सो कार्बन आयन, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पर कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में रहने की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन आयन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और ऐसा कार्बन आयन जिसमें कार्बन का नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, ये वाला जो कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इट इज लाइक 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो क्या रहेगा, ये पिरामिडल होता है ना। बॉन्ड निकल इसमें 107 डिग्री रहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये क्या रहेगा, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इस वजह से ये अटैकिंग रिएजेंट में कैसे रहेगा, इट इज एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करता है रिएक्शंस में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसलिए इसको हम क्या भी बोलेंगे, दैट इज लिविस बेस ऑल्सो, है ना। इट इज लिविस बेसिक इन नेचर। आता है बेटा समझ में। उसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये जो 3 बॉन्ड्स थे ये 3 तो क्या थे, देवर बॉन्डेड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सभी पेयर में होते हैं। ठीक है, और इनको है ना, इस वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन आयन जो होते हैं इनका मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी डायमैग्नेटिक। आएगा बेटा समझ में, है ना, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक होता है। क्लियर होगी बात अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं इसमें ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे कार्बन आयन जो होता है इसका जनरेशन या किन रिएक्शंस में कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो कार्बन आयन का इन्वॉल्वमेंट एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट किन रिएक्शंस में होगा, अब ये हमको देखना है। ठीक है, तो जैसे कौन सी चीज है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने ना क्या पढ़ा हुआ होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़े हुए होंगे ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और मेटल में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, वो क्या रहते हैं, दे आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब जैसे RNA, इसमें क्या है, R और सोडियम में बॉन्डिंग है, कैसा बॉन्ड है इनके बीच में, इट इज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें क्या रहता है, कार्बन और मेटल में आयोनिक बॉन्ड होता है, ये क्या होते हैं, दीज आर आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ये क्या है, RMgX, इसमें R और Mg में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, RMgX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे R और Mg मतलब कार्बन और मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये होता है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक। आइए बेटा बात समझ में अच्छे से, ये है ना। तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसी वाली ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिनमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनको यदि हम देखें तो क्या दिखेगा यहाँ, तो हम बोलेंगे जैसे C डबल बॉन्ड ऊपर R नेगेटिव Na पॉजिटिव की रिएक्शन करवानी है,
तो ये R नेगेटिव यहाँ कहाँ अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O वाले C पर, क्योंकि ये क्या था, दिस वाज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। समझ आ गई बात ये। तो ये R नेगेटिव C पर जाता है और Na पॉजिटिव O पर जाता है, तो रिएक्शन का रिजल्ट ये हो गया। ठीक है, अब कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे इधर C डबल बॉन्ड O है, इसी पर हमने रिएक्शन करवाई किसकी, दैट इज ऑफ RMJ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इधर भी ये जो RMJ का R है, इस पर क्या है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये R नेगेटिव जो होता है पार्शियल नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करेगा और MgX पॉजिटिव किस पर जाएगा, दैट इज ओवर ऑक्सीजन। ठीक, क्या कहने का मतलब बेटा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दोनों जगह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व थे रिएक्शन में। ठीक है, दोनों रिएक्शन का रिजल्ट जो है वो रिजल्ट भी कैसा दिख रहा है हमको, दैट इज सिमिलर। मतलब ये जो R है वो किस पर जा रहा है, C पर, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यदि R C पर जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसका मतलब R क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। समझ आ रही बेटा बात ये है ना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों ही रिएक्शंस में कौन सी वाली चीज थी, तो हम बोलेंगे दोनों रिएक्शन का रिजल्ट यदि हम देखें तो हम एनालिसिस करने पर क्या समझ पाएंगे कि दोनों ही रिएक्शंस में C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर R नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और R नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है मतलब क्या, दैट इज कार्ब एनायन, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा यहाँ, तो हम बोलेंगे कि कार्बन आयन में R पर पूरा नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये जो आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें तो हम क्या बोल पाएंगे कि कार्बन आयन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, तो हम बोलेंगे R और Mg इनका बॉन्ड टूट रहा है, उसी समय ये R जो है वो C डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बॉन्ड भी बना रहा है। इसका मतलब ये जो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक है, इसमें R के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। ठीक है, और इसलिए इसको ट्रू सेंस में कार्बन आयन बोलना गलत बात होगा। आए ना बेटा समझ में। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे कि हर वो ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उन सारे रिएक्शंस में हमको क्या देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे उन सारे रिएक्शंस में हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि, है ना, मतलब ऐसा लगेगा हमको कि कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। लेकिन कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट माना सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए जाएगा जिनमें कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे जिनमें आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज रिएक्टेंट इन्वॉल्व था। ठीक है, जहां कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं वहां ऐसा लगेगा जरूर जैसे कि क्या था, कार्बन आयन था, बट एक्चुअली वहां पर कार्बन आयन एक इंटरमीडिएट नहीं था। आया कि बेटा समझ में अच्छे से ये। ठीक है, तो हम, है ना, कौन सी चीज बोलते हैं बेटा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे, फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि हर वो ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एज रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी में हमको कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता हुआ लगता है। बट एक्चुअली कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व सिर्फ वहां होता है जहां क्या रहेगा, आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। जहां कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रहेंगे वहां ऐसा लगेगा जरूर कि क्या है, कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट है, बट वहां पर एक्चुअली कार्बन आयन होता नहीं है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में ना, फर्स्ट रिएक्शन के फर्स्ट वाले पार्ट में तो हम कार्बन आयन को इंटरमीडिएट बोलेंगे, लेकिन सेकंड वाले में नहीं बोल पाएंगे। क्लियर हो गया अच्छे से ये। ठीक है, इसके बाद फिर कार्बन आयन जो होता है ना, ये और कहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसा इन्वॉल्व हो पाएगा, तो हम बोलेंगे जैसे ऐसे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ना क्या होता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना, ऐसे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है। ठीक है ना, जिनमें फंक्शनल ग्रुप इज मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग। ठीक, दूसरी बात कौन सी, इन्हीं कंपाउंड्स में अल्फा कार्बन जो होता है, इस अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ तो हम बोलेंगे अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना। क्या बोला हमने, ऐसे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। और दूसरी बात कौन सी, तो हमने बोला इन कंपाउंड्स में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन भी होता है ना। इन कंपाउंड्स में अल्फा कार्बन पर
हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस को यदि हम अल्कलाइन मीडियम में करवाते हैं, ठीक है, ऐसे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन यदि हम अल्कलाइन मीडियम में करवाएंगे, है ना, तो कौन सी चीज होगी यहाँ, तो हम बोलेंगे कि जो अल्कलाइन मीडियम है या जो बेस होता है ये क्या करेगा, यहाँ से इस अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेता है ना। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो हम बोलेंगे एसिडिक इन नेचर, है ना। इसके एसिडिक होने की वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ से जब H हटता है तो इधर कार्बन पर आने वाला नेगेटिव चार्ज जो होता है ये क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस में होता है। आई के बेटा बात समझ में, है ना। तो हमने कौन सी चीज बोली, तो हमने बोला इट इज ऐसे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मल्टीपल बॉन्ड विच हैव मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इनमें यदि अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी रिएक्शन यदि हम किस में करवाते हैं, अल्कलाइन मीडियम में करवाते हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो अल्कली है ये इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से खींचती है, जिसकी वजह से कार्बन पर क्या आ जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो क्या बोला था हमने, ये क्या था, इट वाज नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन था ये, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर से हाइड्रोजन का हटना फेवरेबल होगा अल्कलाइन मीडियम में, जिससे बन क्या जाएगा, यहाँ कार्बेनाइन बन जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इनके अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस टाइप के कंपाउंड्स की रिएक्शन यदि अल्कलाइन मीडियम में करवाई जाती है तो क्या होता है यहाँ, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में कार्ब एनाइन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। आगे बेटा समझ में, है ना। तो इन रिएक्शंस में हमने क्या बोला है, कार्ब एनाइन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो दो जगह कार्बन आयन हो गया। अब इसके बाद फिर ये थर्ड वाली रिएक्शन जो होती है ना, ये देखते हैं अपन कि कार्बन आयन और कहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए बेटा अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि जैसे अपन ने कार्बोकैटायन में एलिमिनेशन पढ़ा था, है ना। तो एलिमिनेशन में हमने क्या देखा था कि कार्बोकैटायन जो है जब वो बन रहा है तो कार्बोकैटायन के बनने के बाद कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ना। कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा था, एसिडिक इन नेचर था। समझ आती बेटा बात ये, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमने बोला था कि कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन को पॉजिटिव के फॉर्म में हटवाकर क्या बनवाता है, दैट इज अल्कीन बनवाता है। और ये रिएक्शन जो होती है ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एलिमिनेशन कहलाती है, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगी इसको हमने क्या बोला, दिस इज एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन का एक जो रास्ता होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन के थ्रू होता है, विच इज क्वाइट कॉमन, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि कभी कभी एलिमिनेशन होते समय ना, मतलब अल्कीन बनते समय ना कौन सी चीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जैसे हमने क्या लिया है, यहाँ पर कोई कंपाउंड लिया, इसमें ना जैसे ये Z क्या है, सम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस Z को यदि अपन हटाते हैं तो क्या बनता, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनता तो उसके एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होकर बेस के साथ बाहर निकल जाता है ना। अब क्या होता है यहाँ, तो हम बोलेंगे कि कभी कभी रिएक्शंस में ना कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि ये कार्बन पर से Z जो है फंक्शनल ग्रुप ये आसानी से हटने को तैयार नहीं है ना। क्या है, तो हमने बोला कि कभी कभी ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है कि कार्बन पर से आसानी से हटता नहीं है, ठीक है। और यदि कार्बन पर से आसानी से नहीं हट रहा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि अब बेस जो है ना एलिमिनेशन करने के लिए इसको इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक Z हट न जाए और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज न आ जाए, हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ न जाए, तब तक मैं अपना काम न करूं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यदि Z आसानी से हटने को तैयार नहीं हो और ये जो बेस हमने लिया है यहाँ पर, ये बेस यदि कैसा हो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये क्या करता है,
तो हम बोलेंगे कि Z यहाँ से हटता उसके पहले ही कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि बेस यदि स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, इस वीकली एसिडिक हाइड्रोजन को भी अपने साथ खींच कर ले जाएगा, है ना, क्योंकि कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे Z जब पूरी तरह से हट जाता है तो कार्बन पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन क्या है Z हट नहीं रहा है, बट क्या है Z कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता ही है, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिटी रहेगी बट कम रहती है, बट उसको कॉम्पनसेट कौन कर रहा है, तो हम बोलेंगे बेस की ज्यादा स्ट्रेंथ, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो Z के हटने का इंतजार नहीं करते हैं, और Z हटता उसके पहले वो क्या करते हैं, एडजेसेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन को खींच लेते हैं, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन को पॉजिटिव फॉर्म में, इसकी वजह से कार्बन पर क्या आ जाता है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ आती बेटा बात, ही कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया तो क्या बन जाएगा, दैट इज कार्ब एनाइन बन जाता है, ठीक है। और अब क्या है, पहली एलिमिनेशन कैसा हुआ था, उल्टा, कि कार्बन पे से फंक्शनल ग्रुप हटकर कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद हाइड्रोजन हटा, इस बार उल्टा हो रहा है, यहाँ से पहले क्या हटा, हाइड्रोजन हटा, और अब क्या हटेगा, तो हम बोलेंगे अब हटेगा यहाँ से Z इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। आई ना बेटा बात समझ में, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि अभी जैसे कार्बन आयन यहाँ बन गया, ये जो रिएक्शन है ना, फेट ऑफ कार्बन आयन जो है, जो अपन अगली चीज लिखते हैं, है ना, रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन, तो उसमें आप हेडिंग डाल लेना फेट ऑफ कार्बन आयन या रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन, तो उसमें हम कौन सी चीज बोलेंगे कि कार्बन आयन अपने एडजेसेंट कार्बन पर से क्या कर सकता है, फंक्शनल ग्रुप को नेगेटिव के फॉर्म में हटाकर अल्कीन बनवा सकता है, ठीक है। The very first reaction of carbon ion is what? So we say carbon ion can cause elimination of functional group from its adjacent carbon to form an alkene, है ना, कार्बन आयन अपने एडजेसेंट कार्बन पर से फंक्शनल ग्रुप को हटवाकर क्या बनवा सकता है, अल्कीन बनवा सकता है। ये स्पेशल टाइप का एलिमिनेशन होता है जिसका नाम क्या होता है, इट इज E1CB, elimination unimolecular with respect to conjugate base, है ना, E1CB stands for what, so we say it is elimination unimolecular with respect to conjugate base, है ना। तो क्या बोला अपन, कार्बन आयन की सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, तो हम बोलेंगे कार्बन आयन अपने एडजेसेंट कार्बन पर से फंक्शनल ग्रुप को हटवाकर क्या बनवा सकता है, दैट इज अल्कीन बनवा सकता है। क्लियर बेटा, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन विच इज नोन एज व्हाट, दैट E1CB। तो जो E1CB रिएक्शंस होती हैं इनमें क्या होता है, कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। क्लियर बेटा, अच्छे से ये है ना। अब कार्बन आयन की नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है ना वो क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे कार्बन आयन क्या देखा था बेटा अपन ने, कैरेक्टर्स में न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो जो कार्बन आयन है ये अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, इन अल्काइल हैलाइड्स में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन पर क्या रहेगा, इट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में कहाँ अटैक कर सकता है, तो हम बोलेंगे इट इज पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर सकता है, और यहाँ से वो किसको हटा सकता है, तो हम बोलेंगे यहाँ से वो X को नेगेटिव के फॉर्म में हटा देगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अल्कीन बन गया और X नेगेटिव हट गया, है ना। रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो हमने बोला इट इज C नेगेटिव यहाँ आया और इसने X को हटाकर क्या किया, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि X को हटाकर उसकी जगह पर ये खुद लग गया था, ठीक है। तो रिएक्शन की लैंग्वेज क्या होगी, तो हम बोलेंगे कार्बन आयन है ना, इट में अटैक ओवर अल्काइल हैलाइड इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एंड कॉज व्हाट, दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आएगा बेटा समझ में, है ना। एक कार्बन आयन जो होता है इट में अटैक ओवर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू कॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आया बेटा समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ठीक है। इसका एक तरीका और हो सकता है, ठीक है, कि क्या हो जाए, जैसे यहाँ से क्या हुआ, तो हम कार्बन आयन जब आया X भी उसी टाइम पर हटा,
ठीक है ना? क्या हो सकता है? तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन के आने के पहले यदि एक हटकर बैठा हो, ठीक है, तो यदि आप अल्काइल हैलाइड में से X नेगेटिव हटा दोगे तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और अब इसके ऊपर किसका अटैक होगा? तो हम बोलेंगे अब इसके ऊपर फिर कार्बेनाइन का अटैक होता है। समझ आती है क्या बेटा बात ये? ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो कौन सी है कि कार्बेनाइन जो है वो किस पर? कार्बोकैटायन पर क्या कर सकता है? कार्बोकैटायन के साथ क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकता है। लेकिन कार्बोकैटायन जो है ये क्या होता है? एक इंटरमीडिएट होता है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। वो बनने के लिए क्या करता है? तो हम बोलेंगे वो अपने ऊपर से, है ना, मतलब कोई कंपाउंड हम लेते हैं, वो कंपाउंड अपने ऊपर से फंक्शनल ग्रुप को नेगेटिव के फॉर्म में हटाता है, तब जाकर क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। आती है ना बेटा बात समझ में? तो हम है ना कौन सी चीज बोलेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि क्या हुआ? तो हमने बोला इट इज कार्बेनाइन ने क्या किया? कार्बोकैटायन से रिएक्शन की, पर कार्बोकैटायन से रिएक्शन करने के पहले कार्बोकैटायन बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो बनवाने के लिए क्या होता है? तो हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप को हटवाना पड़ता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या यहाँ पे हमको दिख तो रहा है कि कार्बेनाइन कार्बोकैटायन पर जाकर जुड़ गया, मतलब रिएक्शन एडिशन है, बट एक्चुअली तो कौन सी चीज है ये? तो हम बोलेंगे दिस रिएक्शन आल्सो इज सब्स्टिट्यूशन, है ना, कि कार्बेनाइन ने क्या किया? तो हमने बोला अपने अटैक के पहले ही फंक्शनल ग्रुप को हटवा दिया, और उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप ने जो जगह खाली की उसको एक्वायर किया। सो दिस आल्सो इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो स्टेप्स में हो रहा है कि पहले फंक्शनल ग्रुप हट गया, फिर कार्बेनाइन का अटैक हुआ। ऊपर वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा था? जिसमें हमने कौन सी चीज बोली थी कि जब फंक्शनल ग्रुप हट रहा था उसी समय कार्बेनाइन जुड़ भी रहा था। आगे बेटा बात समझ में? सो सेकेंड एंड थर्ड बोथ रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। क्लियर है बेटा अच्छे से, है ना? अब इसके बाद फिर रिएक्शन नंबर 4 जो होती है, ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जैसे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं, इनमें भी ये वाला जो कार्बन होता है इस पर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, है ना। तो कार्बेनाइन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, बट इस अटैक से हो क्या रहा है? तो हमने बोला इट इज पाई बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल दो अलग अलग हिस्सों में नहीं टूट रहा। तो हम बोलेंगे इस बार कार्बेनाइन जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? इट इज एडिशन, है ना। तो इसकी लैंग्वेज जो हम लिखेंगे वो कौन सी? तो हम बोलेंगे कि कार्बेनाइन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में कहाँ अटैक कर सकता है? तो हम बोलेंगे इट इज सी डबल बॉन्ड अल्डिहाइड और कीटोन के सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, और इस रिएक्शन का रिजल्ट इज व्हाट? सो वी से इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। सो अ कार्बेनाइन इट में अटैक ओवर, है ना, अ कार्बेनाइन इट में अटैक ओवर electron deficient carbon of C double bond O to cause what? That nucleophilic addition. क्लियर हो गई बेटा बात ये, है ना। कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में C डबल बॉन्ड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करके क्या करवा सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी करवा सकता है। क्लियर बेटा अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर रिएक्शन नंबर 5 जो होती है ना, इस रिएक्शन नंबर 5 में क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि एनहाइड्राइड ईस्टर है, ठीक है, अमाइड है या एसिड क्लोराइड है, ठीक है, तो इनमें जो सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है इसको हम क्या होते हैं? दैट वी कॉल असाइल कार्बन, है ना। अब क्या होगा? तो हम बोलेंगे असाइल कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो कार्बेनाइन इस असाइल कार्बन पर भी क्या कर सकता है? तो हम बोलेंगे इट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, बट इस बार रिजल्ट क्या होता है? तो हम बोलेंगे एसिड डेरिवेटिव्स में जो Z होता है यहाँ पर ये हटेगा और इसकी जगह पर क्या लग जाएगा? कार्ब एनाइन, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्शन का रिजल्ट फिर से सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन हुआ किस पर है? असाइल कार्बन पर, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। समझ आती है बेटा बात ये, है ना। ये रिएक्शन जो होगी ये क्या कहलाएगी? तो हम बोलेंगे रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? तो हम बोलेंगे कार्बेनाइन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? तो हम बोलेंगे वो एसिड डेरिवेटिव्स के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर अटैक करके
क्या करवा सकता है, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शंस जो होती हैं दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो कार्बोनाइन ने न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एसिड डेरिवेटिव्स के सी डबल बॉन्ड हो, जिसको असाइल कार्बन बोला जाता है, पर अटैक करके क्या करवा दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो दीज रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। आई बेटा बात समझ में अच्छे से है ना। अब इसके बाद फिर लास्ट वाली रिएक्शन जो होती है कार्बोनाइन में, ये कौन सी होती है, दैट वी कॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन रीअरेंजमेंट जो होगा ये कार्बोनाइन में क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये रेगुलर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है ना। एंड रीजन इज ऑब्वियस। ठीक है, हम कौन सी चीज बोलते हैं कि कार्बोनाइन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, जबकि रीअरेंजमेंट जो होते हैं वो तो कहाँ होते हैं, तो हम बोलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। आती है बेटा बात समझ में। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो होते हैं ये कार्बोनाइन के लिए क्या नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस नहीं हैं। बिकॉज कार्बोनाइन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे कार्बोनाइन में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती है। ठीक है, तो कार्बोनाइन पर रीअरेंजमेंट विल बी व्हाट, अ रेयर टू सी फीचर। ठीक है, कब होगा देखें हम, तो हमने बोला जैसे ये कंपाउंड लिया हमने सी डबल बॉन्ड सी HBr, और इधर क्या था, दैट इज पीएच एंड पीएच। इस पर KNH2 की रिएक्शन करवाई हमने, है ना। KNH2 में जो NH नेगेटिव होता है, NH2 नेगेटिव होता है, ये क्या रहेगा, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को खींचता है विच इज स्लाइटली एसिडिक, है ना। बट ये बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कम एसिडिक हाइड्रोजन को भी खींच पाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसने H को पॉजिटिव के फॉर्म में निकाला, इसकी वजह से कार्बन पर क्या आया, तो हमने बोला यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ से ये निगेटिव चार्ज को अपन इस कार्बन पर भेज दें, तो वो पीएच के साथ क्या रहेगा, कॉन्जुगेशन में, जिस वजह से क्या हो जाएगा वो, तो हम बोलेंगे दैट इज स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पीएच को यहाँ से हमको पॉजिटिव के फॉर्म में कहाँ भिजवाना पड़ेगा, दैट इज एट सी नेगेटिव, है ना। क्योंकि सी नेगेटिव में तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पीएच को अपने साथ क्या लेकर जाना पड़ेगा, दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएच पॉजिटिव यहाँ से निकलकर इस कार्बन पर जाएगा, है ना। पीएच पॉजिटिव इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब पीएच पॉजिटिव यदि यहाँ शिफ्ट होता है तो कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ निगेटिव चार्ज, और ये रिएक्शन क्या होगी, दैट इज रीअरेंजमेंट हो गई। समझ आती बेटा बात ये। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन की कंप्लीशन में एक स्टेप और होगा, तो हम बोलेंगे सी नेगेटिव अपने एडजेसेंट कार्बन पर से Br को नेगेटिव के फॉर्म में हटवाएगा। Br नेगेटिव को, ये नेगेटिव चार्ज तो रिपेल कर ही रहा था, और क्या भी होगा, तो हम बोलेंगे पीएच और Br दोनों बड़े साइज के हैं, तो इनमें रिपल्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से भी Br का नेगेटिव के फॉर्म में निकलना यहाँ से फेवरेबल होता है। ठीक है, तो Br नेगेटिव यहाँ से हटेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C बन जाता है। आ गया क्या बेटा समझ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी रिएक्शन हो जाती है ना। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाले स्टेप से रिलेटेड एक और चीज अपने को समझनी जरूरी है ना। क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि पीएच जब सी नेगेटिव पर माइग्रेट कर रहा होगा, है ना, पीएच का जब सी नेगेटिव पर माइग्रेशन चल रहा होगा, तो हम बोलेंगे क्या होगा, वहां पर हर रिएक्शन किससे आगे बढ़ती, दैट इज वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो पीएच का जब सी पर माइग्रेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, उसका यहाँ से बॉन्ड टूट रहा होता है और यहाँ उसका बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि पीएच जब इस कार्बन से जुड़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज पीएच के साथ रेजोनेंस में आने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उस नेगेटिव चार्ज को क्या मिलने लगेगा, स्टेबलाइजेशन मिलने लगता है। समझ आती है बेटा बात ये। तो ये जो है ये क्या है, पीएच के माइग्रेशन की ट्रांजिशन स्टेट है। समझ आ रही बेटा बात ये। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये क्या है, तो हम बोलेंगे स्टेबलाइज्ड है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, तो हमने बोला पीएच ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को अपने साथ रेजोनेंस में रखना शुरू किया,
इस वजह से क्या हो जाएगा ये, तो हम बोलेंगे इस वजह से, है ना, ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट यदि स्टेबल हुई तो हम बोलेंगे उसका बनना फेवरेबल हो जाता है। आता है क्या बेटा समझ में? तो यहां से हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो निकालेंगे, दैट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट विल बी व्हाट, तो हम बोलेंगे यहां से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये निकलता है कि कार्बेनाइन में रीअरेंजमेंट जो होता है ये एक रेयरली सीन फीचर है। ठीक है, कार्बेनाइन में रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे जब क्या होगा, तो हम बोलेंगे जब कोई कम स्टेबल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन में जा पा रहा हो by 1-2 migration of such a group which can stabilize negative charge in transition state of its migration। आया ना बेटा समझ में? क्या बोला हमने कि कार्बेनाइन में रीअरेंजमेंट सिर्फ तब हो सकेगा जब कोई कम स्टेबल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन में जा पा रहा हो। ठीक है, तो जाते समय जो ग्रुप क्या कर रहा है, 1-2 माइग्रेशन कर रहा है, वो क्या कर सकता हो, तो हम बोलेंगे वो अपने माइग्रेशन की जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उस ट्रांजिशन स्टेट में इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता हो। क्लियर हुआ ये? तो सिर्फ ऐसे वाले केसेस में क्या हो जाएगा, कार्बेनाइन में रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज कार्बेनाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, है ना। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आई एम रिवाइजिंग वंस अगेन एंड दैट इज व्हाट, सो हम बोलेंगे, है ना, इन कार्बेनाइन रीअरेंजमेंट विल बी ऑब्जर्व ओनली इन दोज केसेस इन विच द माइग्रेटिंग ग्रुप कैन स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इट्स माइग्रेशन। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से ये? ठीक है, तो सिर्फ इन केसेस में हमको कार्बेनाइन में रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकेगा। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्ब एनाइन। अब नेक्स्ट वाले जो इंटरमीडिएट रहेंगे वो कौन से, दीज आर कार्बीन एंड नाइट्रीन।